हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामनाथ पे। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। आज एक और नई वीडियो जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम की तैयारी कर रहे हर एक छात्रों के लिए है ये वीडियो, और ये हिंदी से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट 18 आज मैं आपको करवाने वाला हूं, और ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपके परीक्षा हाल के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए समय को वेस्ट नहीं करते हैं और सीधे बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है दोस्तों, वह है विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा होगा, आपको यह बताना है। विरोधी पक्ष के लिए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा होगा? पक्षपाती होगा, विपक्षी होगा, पक्षघाती होगा या द्विपक्षी होगा? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा वह होगा ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। बिल्कुल, विरोधी पक्ष के लिए जो एक शब्द है उसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है विपक्षी। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैन की बंसी बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? सुख से रहना, धीरे धीरे काम करना, बात पर अड़े रहना या प्रतीक्षा करना? तो देखिए, चैन की बंसी बजाने का मतलब होता है सुख से रहना। क्या होता है? सुख से रहना। जबकि बात पर अड़े रहना का मतलब होता है टस से मस ना करना। प्रतीक्षा करना मतलब पलके बिछाना। तो यहां पे ये आपको याद रखना होगा कि जो चैन की बंसी बजाने का जो मुहावरे का सही अर्थ है वह होगा सुख से रहना, और बात पे अड़े रहना मतलब टस से मस ना होना, पलके बिछाना मतलब प्रतीक्षा करना। समझ में आ गया? यहां पर ऑप्शन ए सही होगा। ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सामसिक पद चुनिए। सामसिक पद कौन सा है भैया? इसमें वायु वेग है, वीर का पुत्र है, राह का खर्च है या पथ से भ्रष्ट है? तो अभी जान लेते हैं कि आखिर ये सामसिक पद क्या होता है और समास विग्रह क्या होता है, दोनों में क्या अंतर होता है। तो देखिए, समास के नियमों से निर्मित पद सामसिक पद या सामसिक शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सामसिक शब्द कह लीजिए या उसे सामसिक पद कह लीजिए, और इसे समस्त पद भी कहते हैं। सामसिक पद को समस्त पद भी कहा जाता है। तो ये समझ में आ गया कि सामसिक पद क्या होता है? समास के नियमों से जो निर्मित पद होते हैं उन्हें ही सामसिक पद या सामसिक शब्द कहते हैं। अब समास विग्रह क्या होता है? तो सामसिक पदों को तोड़ना या सामसिक शब्दों के बीच के संबंधों को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। अब यहां पे जो सामसिक पद है वो क्या होगा? वायु वेग। अभी भी नहीं समझ में आया? चलिए मैं और क्लियर कर देता हूं कि सामसिक पद और देखिए सामसिक पद और समास विग्रह, इन दोनों में क्या अंतर होता है, ज्यादा आपको समझ में आने वाला है। देखिए, जो आपका सामसिक पद है, जैसे रसोई घर, एक मैंने एग्जांपल ले लिया रसोई घर, तो रसोई घर क्या? ये आपका सामसिक पद है या सामसिक शब्द है। जबकि अगर हम इसका समास विग्रह करने की बात करें तो हो जाएगा रसोई के लिए घर। तो रसोई के लिए घर जो है ये आपका समास विग्रह है, लेकिन रसोई घर जो है ये आपका सामसिक पद है या सामसिक शब्द है या इसे समस्त पद भी कहा जाता है। बात समझ में आ गया? ऑप्शन ए वाला सही होगा। ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। नेक्स्ट शब्द है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदैव शब्द में संधि कौन सा है? सदैव में तो गुण संधि होगा, दीर्घ संधि होगा, वृद्धि संधि होगा या अयादि संधि होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा वृद्धि संधि, क्योंकि जो सदैव का संधि विच्छेद होता है, देखिए सदैव का जो संधि विच्छेद होता है वो क्या होता है? सदैव का संधि विच्छेद होता है, क्या होता है? सदा प्लस एव, और इसमें कौन सी संधि होती है? तो ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। किसका? वृद्धि संधि का उदाहरण होगा। ऑप्शन सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगा है, का लगा है, इक लगा है, ईक लगा है या आई लगा है? तो भैया वैज्ञानिक में जो है ये इक लगा है। क्या लगा है? इक प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है? शब्द के अंत में जुड़ता है।
तो वैज्ञानिक में कौन सा लगा हुआ है प्रत्यय, इक लगा हुआ है, इसलिए ऑप्शन बी वाला आपका सही होगा। अगर हम अन्य शब्दों की बात करें जिसमें इक प्रत्यय लगा होता है, जैसे आपका मार्मिक, जैसे आपका वैदिक, जैसे आपका तार्किक, जैसे आपका मानसिक, जैसे आपका सामसिक, जैसे आपका भौगोलिक, देखिए सब में इक आ रहा है ना, इक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। समझ में आ गया? यहां पे आंसर बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? घर, प्रत्येक, दर्शन या मुनि? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा वह होगा दर्शन। जो दर्शन शब्द है यह सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है, तो ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? उपहार, ग्रंथ, मस्तक या रचना? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा रचना। क्यों होगा? क्योंकि जान लीजिए, एक बहुत बढ़िया आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं कि कैसे आप स्त्रीलिंग को कैसे आप पहचान सकते हो। तो इसकी जो सीधी सीधी ट्रिक है कि जो नकारांत शब्द होते हैं, जो नकारांत शब्द होते हैं वो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। जो नकारांत शब्द होते हैं वो स्त्रीलिंग, जैसे रचना, ना आया ना, नकारांत शब्द है। रचना, प्रार्थना, प्रस्तावना, वेदना, घटना, ये सब क्या है? ये सभी शब्द स्त्रीलिंग है। क्यों? क्योंकि ये नकारांत शब्द है। तो यहां पे कौन सा नकारांत शब्द है? रचना है, इसलिए यही शब्द आपका कौन सा होगा? स्त्रीलिंग शब्द होगा। तो यहां पे ऑप्शन आपका डी सही होगा। डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11, 12, 13 या 14? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह होगा 13। क्या होगा? 13। दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13 होती हैं। जान लीजिए, दोहा जो है एक अर्ध सममात्रिक छंद होता है, जिसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। और दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? महोत्सव का संधि विच्छेद, महोधन उत्सव, महाधन उत्सव, महिधन उत्सव या माधन उत्सव? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा वह होगा महा प्लस उत्सव। बिल्कुल महा प्लस उत्सव होगा। और ये किस संधि का उदाहरण है? तो ये गुण संधि का, किसका? गुण संधि का उदाहरण है। ये गुण संधि का उदाहरण है महोत्सव, और इसका संधि विच्छेद होता है महा प्लस उत्सव। ठीक है, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में तद्भव शब्द बताइए। तद्भव, इन चार में से एक कोई ऐसा शब्द लिखा है जो तद्भव हो। तो यहां पे अचरज जो है, अचरज आपका तद्भव शब्द है। कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। देखिए मैं यहां पे लिख भी दे रहा हूं। देखिए एक तरफ तद्भव है और एक तरफ तत्सम है। देखिए तद्भव में आपका अचरज है, तद्भव में आपका अचरज होगा, और इसका जो तत्सम होगा वो क्या होता है? वो इसका होता है आश्चर्य। क्या होता है? आश्चर्य होता है। जबकि अंधकार, अंगरक्षक और आशा ये सभी तत्सम, इसको हम इस वाले कालम में लिखे ले रहे हैं। अंधकार, अंगरक्षक और कौन सा? और आपका आशा, ये सभी क्या है? ये सभी आपके तत्सम शब्द हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? अंधकार का क्या हो जाएगा? अंधकार का जो तद्भव होता है वो होता है अंधेरा। क्या होता है? अंधेरा होता है। अंगरक्षक का क्या होता है? अंग रखा होता है। क्या होता है? अंग रखा होता है। और आशा का क्या होता है? आशा का होता है आस। तो ध्यान रखिएगा, यहां पे ऑप्शन में आपका ए वाला जो है ये तद्भव शब्द है। बाकी जो तीन शब्द अंधकार, अंगरक्षक और आशा दिया गया है ये सभी तत्सम शब्द होंगे। तो ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कर का अर्थ नहीं होता है। कर का अर्थ नहीं होता है कौन सा? सूर्य, हाथ, किरण क्या टैक्स? तो भैया कर का जो अर्थ नहीं होता है वो होता है सूर्य। कर का अर्थ सूर्य नहीं होता है, लेकिन कर का अर्थ हाथ होता है, कर का अर्थ किरण होता है, कर का अर्थ टैक्स होता है, लेकिन कर का अर्थ सूर्य नहीं होता है। तो ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे की होना हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। वर्णों के समूह, समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला, सर्वनाम, अक्षर या क्रिया?
तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा वह होगा वर्णमाला। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? तो वर्णों के समुदाय को हम वर्णमाला कहते हैं और वर्णों को ही भाषा की सबसे छोटी इकाई भी माना जाता है। वर्णों को ही क्या माना जाता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई माना जाता है और वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? उसे वर्णमाला कहते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? अल्प विराम, पूर्ण विराम, विवरण चिन्ह या उपविराम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। वाक्य को जो समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे हम पूर्ण विराम कहते हैं। पूर्ण विराम का सिंबल ऐसे लगता है, ठीक है, उसका चिन्ह ऐसे ही होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे पूर्ण विराम वाला विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का पर्यायवाची नहीं है। जल का नीर, समीर की सलिल की अम्बु। तो भैया समीर जो है ये जल का नहीं है, ये तो वायु का पर्यायवाची है। किसका? जल जो है ये जल का पर्यायवाची नहीं पूछा गया। तो नीर होता है लेकिन समीर जो है, समीर किसका है? समीर भैया जो है ये वायु का पर्यायवाची होता है। अगर हम जल के पर्यायवाची शब्दों की बात करें तो आपका देखिए नीर हो गया, सलिल हो गया, अम्ब हो गया, पानी हो गया, तोय हो गया, वारी हो गया, पय हो गया, पयस हो गया, उदक हो गया। कितने शब्द आप जानेंगे? समझ में आया? नीर, सलिल, पानी, तोय, वारी, पस, पयस, पय, उदक, ये सभी शब्द लिख दें। बिल्कुल लिख देता हूं, बिल्कुल लिखे दे रहा हूं। देखिए नीर, सलिल, ठीक है, सलिल, पय, ठीक है, पयस, पयस, एक मिनट, ठीक है, पयस, पयस हो गया और उदक हो गया। ठीक है, कितने सारे शब्द हैं इसके लिए भैया। तोय, वारी, ठीक है, तोय, वार, तो ये सभी आपके पानी के पर्यायवाची हैं। लेकिन प्रश्न क्या था? जल का पर्यायवाची नहीं है। तो भैया नीर है, सलिल है, अम्बु है, लेकिन समीर वाला नहीं होगा क्योंकि ये हवा का पर्यायवाची है, वायु का पर्यायवाची है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सीता सो रही थी। वाक्य का काल क्या है? सामान्य भूत है, पूर्ण भूत है, अपूर्ण भूत है या संदिग्ध भूत है? तो यहां पे जो सीता सो रही थी जो वाक्य है इसमें अपूर्ण भूत है। अब भैया अपूर्ण भूत क्या होता है? अपूर्ण भूत क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते समय में होने का बोध हो। तो आप कहोगे कि भाई ठीक है बीते समय में तो हो रहा है, तो बीते समय में तो पूर्ण भूत भी होता है। अरे रुको जरा, तसल्ली का तसला रख के बैठा करो, थोड़ा समझो पहले। क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते समय में होने का बोध हो किंतु उसकी समाप्ति अर्थात जो पूर्ण होने की जानकारी है वो प्राप्त ना हो, उसे ही अपूर्ण भूत कहा जाता है। मतलब शुरुआत हुई, बीते समय में होने का बोध हुआ, एक समय में वो हुआ, लेकिन पूर्ण कब हुआ इसकी जानकारी नहीं होती है, इसकी जानकारी अपूर्ण रहती है, इसीलिए इसको हम अपूर्ण भूत बोलते हैं। समझ में आया? ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। मैंने ये काम कर लेना चाहिए। वाक्य में अशुद्ध अंश है। क्या है भाई? अशुद्ध अंश क्या होगा? मैंने यह काम या कर लेना चाहिए। तो भैया इसमें मैंने शब्द जो है यह आपका अशुद्ध अंश है और इसमें सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। कौन सी अशुद्धि है? सर्वनाम जो है, सर्वनाम संबंधी जो है, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। अब क्या अशुद्धि है? तो इसमें मैंने शब्द नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? तो मैंने की जगह पे मुझे होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मुझे ये काम कर लेना चाहिए। ये वाला आपका आंसर क्या होगा? सही होगा। तो कौन सी अशुद्धि है? सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है इस वाक्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उन्होंने कहां जाना है? वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो बिल्कुल भैया इसमें भी कौन सी अशुद्धि है? सर्वनाम संबंधी है। क्यों? उन्होंने कहां जाना, ये गलत है। उन्होंने नहीं होना चाहिए, उन्होंने की जगह पे क्या होना चाहिए? उसे होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उसे कहां जाना है। तो इसमें भी सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है और उन्होंने की जगह पे उसे होना चाहिए। तो ऑप्शन ए वाला सही होगा। ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। धन का मतलब क्या होता है? अंक, अर्थ, स्वार्थ या कोष? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह होगा अर्थ। धन का मतलब अर्थ होता है। क्या होता है? अर्थ। इसलिए बी वाला सही होगा ऑप्शन। बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। फिर है
सम उपसर्ग से बना शब्द क्या है? सम उपसर्ग से बना शब्द क्या है? संयोग है, सुकर्म है, समभाव है या स्वयं है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह होगा संयोग। सम उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? वो संयोग होगा। अगर हम संयोग का संधि विच्छेद करें तो क्या होता है? संयोग का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या हो जाएगा? सम प्लस योग, तो क्या हो जाएगा? संयोग। तो ध्यान रखिएगा, संयोग का संधि विच्छेद सम प्लस योग होता है, इसलिए सम उपसर्ग यहां पे जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन ए वाला सही होगा। ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पे पहली बार विजिट किया हो तो आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी नोटिफिकेशन, ऐसे वीडियोस आपको पर डे देखने को मिलते हैं। तो देर किस बात की है, बेल आइकन को प्रेस करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें, जिससे इस वीडियो से वो भी लाभान्वित हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।